नमस्कार। जब भी पश्चिम बंगाल की राजनीति का जिक्र होता है तो दिमाग में सबसे पहला नाम ममता बनर्जी का आता है। सूती सफेद साड़ी और हवाई चप्पल वाली दीदी की तस्वीर उभरने लगती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी पार्टी की छवि एक ही चेहरे पर टिकी है। पर आज मैं आपको इसके पीछे की बड़ी तस्वीर दिखाऊंगी। टीएमसी का मतलब सिर्फ ममता बनर्जी नहीं है और वो अकेली महिला भी नहीं है जो पार्टी चलाती हैं, क्योंकि उनके पीछे भी अच्छी खासी नारी शक्ति है। भारतीय राजनीति में अक्सर देखा गया है कि महिलाओं को टिकट सिर्फ एक रस्म पूरी करने के लिए थमा दिया जाता है। तृणमूल कांग्रेस में ऐसा नहीं है। यहां महिलाएं सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं हैं, वो पार्टी की नीतियों का मुख्य चेहरा हैं। वो जमीन पर उतरकर चुनाव लड़ती हैं, नीतियां बनाती हैं और पार्टी का झंडा मजबूती से थामे रहती हैं। अगर हम थोड़ा आंकड़ों की गहराई में जाएं तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। मौजूदा वक्त में संसद के अंदर टीएमसी की कुल 15 महिला सांसद हैं। इनमें से 11 महिलाएं लोकसभा में हैं और 4 राज्यसभा में अपनी जगह बनाए हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी ने कुल 29 सीटों पर जीत हासिल की थी। इनमें से 11 सीटों पर महिलाओं ने अपना परचम लहराया। इसका मतलब यह है कि लोकसभा में पार्टी के कुल सांसदों में लगभग 38% हिस्सा महिलाओं का है। तो ये तो हुई दिल्ली की बात। पश्चिम बंगाल के अंदर भी विधानसभा चुनावों में इन महिलाओं का पूरा दबदबा दिखता है। राज्य स्तर पर भी महिलाओं को आगे रखकर पार्टी ने अपना पक्का वोट बैंक तैयार किया है। ये महिलाएं आखिर हैं कौन? इनके नाम क्या हैं? और ये राजनीति के इस कड़े मुश्किल अखाड़े में खुद को कैसे साबित कर रही हैं? इनमें से कुछ चेहरे तो ऐसे हैं जो जब संसद में खड़े होकर बोलते हैं तो सत्ता पक्ष को भी पूरी तैयारी करनी पड़ जाती है। ऐसे ही चेहरों में सबसे पहला नाम आता है कृष्णानगर की सांसद महुआ मोइत्रा का। राजनीति में आने से पहले वो दुनिया की जानी मानी कंपनी जेपी मॉर्गन में इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर काम करती थी। लाखों करोड़ों की नौकरी छोड़कर उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना और बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बना ली। उनकी फराटेदार अंग्रेजी और तीखे सवालों के सामने कई बार बड़े बड़े नेता असहज नजर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी वो जिस आक्रामकता के साथ पार्टी का पक्ष रखती हैं, वो उन्हें बाकी नेताओं की कतार से बिल्कुल अलग कर देता है। जहां इतनी बेबाकी होती है, वहां विवादों का साया भी हमेशा साथ चलता है और महुआ को तो विवादों की क्वीन तक कहा जाता है। जुलाई 2022 की बात है। कोलकाता में कॉन्क्लेव के दौरान एक विवादित फिल्म के पोस्टर को लेकर उनसे सवाल पूछा गया। पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था। महुआ ने इस पर अपनी राय रखते हुए कह दिया कि उनके लिए मां काली मांस खाने वाली और शराब स्वीकार करने वाली देवी हैं। इस बयान पर देश में तूफान खड़ा हो गया। महुआ का अपना तर्क था कि बंगाल के तारापीठ जैसे शक्तिपीठों में देवी को यही भोग चढ़ाया जाता है और एक हिंदू होने के नाते उन्हें अपनी देवी की कल्पना करने की पूरी आजादी है। बवाल इतना बढ़ गया कि टीएमसी को भी बयान से किनारा करना पड़ा। पार्टी ने साफ कह दिया कि ये महुआ के निजी विचार हैं और वो इसका समर्थन नहीं करती। अगले ही महीने यानी अगस्त 2022 में महुआ एक और विवाद में घिर गई। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा था। तभी लाइव टेलीकास्ट के दौरान कैमरे की नजर महुआ मोइत्रा पर पड़ी, जो अपना महंगा हैंडबैग टेबल के नीचे खिसका रही थी। यह क्लिप इंटरनेट पर वायरल हो गई। यह बैग मशहूर लग्जरी ब्रांड लुई विटॉन का था, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जाती है। इसके बाद सोशल मीडिया पर अलग ही बहस छिड़ गई। बीजेपी के नेताओं ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं वो खुद लाखों के बैग लेकर घूम रहे हैं। इसे विपक्ष का दोगलापन बताया गया। अमूमन ऐसे मामलों में नेता बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। महुआ ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने अपने पुराने दिनों की तस्वीरें शेयर की और पलटवार करते हुए कहा कि ये बैग उनकी अपनी खून पसीने की कमाई का है, किसी घोटाले का नहीं। महुआ के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा भूचाल आना अभी बाकी था। उन पर कैश फॉर क्वेरी यानी पैसे लेकर सवाल पूछने का गंभीर आरोप लगा। आरोप था कि उन्होंने व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से महंगे तोहफे और पैसे लिए। इसके बदले में उन्होंने संसद में अडानी ग्रुप को घेरने वाले सवाल पूछे और सरकार को निशाना बनाया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन पर अपनी संसदीय लॉगिन आईडी भी शेयर करने का आरोप लगा, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। एथिक्स कमेटी ने मामले की जांच की और दिसंबर 2023 में उन्हें लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। कई लोगों को लगा
कि महुआ का करियर खत्म हो गया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में महुआ ने कृष्णानगर से फिर शानदार जीत के साथ संसद में वापसी कर ली। राजनीति में कभी कुछ भी हमेशा के लिए खत्म नहीं होता। हाल ही में फरवरी 2026 में महुआ का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ व्हाट्सएप और आईक्लाउड के स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे। दावा किया गया कि महुआ मोइत्रा और जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर के बीच की अश्लील बातचीत है। महुआ ने बिना देर किए इन चैट्स को मनगढ़ंत और फर्जी बता डाला। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया और कई सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी। मामला तब और उलझ गया जब पश्चिम बंगाल की पुलिस इस मामले के एक आरोपी को पकड़ने यूपी के नोएडा की एक सोसाइटी में पहुंच गई। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि नोएडा पुलिस और बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने दखल देकर बंगाल पुलिस का काम रोका और आरोपी को भगाने में मदद की। बंगाल की राजनीति में जिस दूसरे चेहरे ने सबसे ज्यादा हलचल मचा रखी है वो है सायोनी घोष। रुपहले पर्दे की मशहूर अभिनेत्री आज ममता बनर्जी की सबसे बड़ी क्राउड पुलर बन गई हैं। जादवपुर जैसी मुश्किल और वीआईपी सीट से 2024 में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की थी। आज वो टीएमसी की यूथ विंग की अध्यक्ष हैं और 2026 के विधानसभा चुनाव में उनके कार्यक्रमों में लोगों का हुजूम उमड़ा। राजनीति में जो जितना चमकता है उस पर उतने ही सवाल उठते हैं। अभी 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग हुई। उससे ठीक एक दिन पहले सायोनी का एक इंटरव्यू सामने आया जिसने सियासी पारा चढ़ा दिया। सायोनी ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले राघव चड्ढा पर बेहद बेहुदा तंज कसा। बीजेपी ने तुरंत वो क्लिप सोशल मीडिया पर डाल दी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये सिर्फ राजनीतिक तंज नहीं है बल्कि पूरे सिख और पंजाबी समुदाय का अपमान है। वोटिंग से पहले ऐन मौके पर इस बयान ने नए सामाजिक और राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया। इतना ही नहीं, कूच बिहार में जनसभाओं को संबोधित करते हुए सायोनी ने भाजपा के सबसे बड़े चुनावी हथियार पर ही वार कर दिया। उन्होंने बीजेपी पर राम के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। सायोनी ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी पार्टी को राम जी का नाम लेकर राजनीति नहीं करनी पड़ती। अभी टीएमसी का इतना बुरा वक्त नहीं आया है। उनके इस बयान ने राज्य में नई बहस छेड़ दी। बीजेपी ने इसे हिंदू विरोधी मानसिकता करार दिया। एक तरफ उन पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लग रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनके एक और तरीके ने बवाल खड़ा कर दिया। चुनाव प्रचार के दौरान जब सायोनी मुस्लिम बहुल इलाकों में गई तो भीड़ से जुड़ने के लिए उन्होंने मंच से काबा और मदीना के इस्लामी गीत गाने शुरू कर दिए। माइक हाथ में लिए हुए सायोनी के वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गए। ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে। ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা। আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। जिस बंगाल की पहचान दुर्गा पूजा और काली पूजा से होती है, वहां चुनावी रैलियों में ऐसे धार्मिक गीत गाने पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। बीजेपी ने इसे चरम मुस्लिम तुष्टीकरण का नाम दिया। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि क्या वोट बैंक के लिए धर्म का इस तरह इस्तेमाल जायज है। ऐसा नहीं है कि सायोनी पहली बार किसी विवाद में फंसी हैं, उनका विवादों से पुराना नाता रहा है। पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले यानी एसएससी स्कैम में भी उनका नाम उछला था। 2023 में ईडी ने उन्हें समन भेजकर घंटों पूछताछ की थी। जांच एजेंसी ने गिरफ्तार आरोपी कुंतल घोष के साथ उनके वित्तीय लेन देन को लेकर कई सवाल दागे थे। इसी तरह 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनकी पुरानी पोस्ट वायरल हुई थी। 2015 की उस पोस्ट में एक तस्वीर थी जिसे हिंदू मान्यताओं और शिवलिंग का अपमान माना गया था। उस वक्त भारी हंगामा हुआ था। तब सायोनी ने अपनी सफाई में कहा था कि 2015 में उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था और वो पोस्ट उन्होंने नहीं की थी। सायोनी और महुआ मोइत्रा के अलावा भी पार्टी में कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका नाम बड़े घोटालों और विवादों से जुड़ा रहा है। फिल्मी दुनिया से राजनीति में कदम रखने वाली शताब्दी रॉय ऐसा ही एक बड़ा नाम है। बीरभूम की जनता ने उन्हें लगातार 4 बार अपना सांसद चुना है। पर्दे पर उन्होंने भले ही बेदाग किरदार निभाए हो, मगर राजनीति में उन पर बहुत बड़ा दाग लगा।
पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े घोटाले में से एक शारदा चिटफंड घोटाले में उनका नाम सामने आया। तब शताब्दी शारदा ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर हुआ करती थी। जब प्रवर्तन निदेशालय ने जांच की आंच उन तक पहुंचाई तो उन्हें प्रमोशन के लिए ली गई रकम वापस लौटानी पड़ी। उन्होंने करीब 30 लाख रुपए का ड्राफ्ट ईडी को सौंपा था। अब एक और दिग्गज चेहरे की बात करते हैं। बारासात से सांसद डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार पेशे से एक डॉक्टर हैं और पार्टी की सबसे पुरानी नेताओं में गिनी जाती हैं। एक डॉक्टर होने के नाते उनसे हमेशा संवेदनशीलता की उम्मीद की जाती है, लेकिन उनके एक बयान ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। 2012 के पार्क स्ट्रीट रेप केस को उन्होंने महज एक गलतफहमी और क्लाइंट के साथ डील बिगड़ने का मामला बता दिया था। इस बयान पर जमकर बवाल कटा था। हालांकि उस समय ममता बनर्जी ने भी इस मामले पर काफी संवेदनहीनता दिखाई थी। इसके कुछ समय बाद ही बहुचर्चित नारदा स्टिंग ऑपरेशन के टेप में भी उनका चेहरा नजर आया, जिसने उनकी राजनीतिक छवि को और नुकसान पहुंचाया। टीवी शो दीदी नंबर 1 की मशहूर होस्ट रचना बनर्जी ने भी हुगली से 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई और जीत भी दर्ज की। चुनाव प्रचार के दौरान उनके कुछ बयान इतने अजीब थे कि सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। एक कारखाने की चिमनी से निकलते काले धुएं को देखकर उन्होंने उसे औद्योगिक विकास का प्रतीक बता दिया। हुगली के स्थानीय दही को लेकर उन्होंने कुछ ऐसी बचकानी बातें कही, जिसके बाद लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। इन विवादों से तर तृणमूल कांग्रेस के पास लोकसभा में कुछ और भी मजबूत आवाजें हैं। इस सूची में मेदिनीपुर से अभिनेत्री जून मालिया, उलुबेरिया से सामाजिक कार्यकर्ता सजदा अहमद और जयनगर से प्रतिमा मंडल शामिल है। प्रतिमा मंडल संसद में दलितों और पिछड़ों की मजबूत आवाज मानी जाती है। 2024 में बर्धमान दुर्गापुर से पहली बार चुनाव जीतने वाली डॉक्टर शर्मिला सरकार एक मनोचिकित्सक हैं। आरामबाग से साधारण कार्यकर्ता मिताली बाग और ममता बनर्जी की बेहद करीबी माने जाने वाली कोलकाता दक्षिण की सांसद माला रॉय भी इसी फहरिस्त में अपनी जगह रखती हैं। लोकसभा की इन 11 महिलाओं के साथ राज्यसभा में भी पार्टी ने 4 कद्दावर महिलाओं को भेजा है। ट्रेड यूनियन की बड़ी नेता डोला सेन मजदूरों के हक के लिए लड़ती हैं। कांग्रेस छोड़कर आई सुष्मिता देव असम और त्रिपुरा में पार्टी को मजबूत कर रही हैं। मशहूर पत्रकार और लेखिका सागरिका घोष राष्ट्रीय मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखती हैं। ममता ठाकुर मतुआ समुदाय के अधिकारों के लिए उच्च सदन में आवाज उठा रही हैं। लेकिन दिल्ली में टीएमसी का जो दबदबा है, उसकी असल ताकत पश्चिम बंगाल की जमीन से आती है। राज्य की विधानसभा में पार्टी ने महिलाओं की जो फौज तैयार की है, वही उनका सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र है। जब बात राज्य स्तर पर महिलाओं की भागीदारी की आती है तो टीएमसी सिर्फ नारे नहीं लगाती, ये तो मानना पड़ेगा जमीन पर नतीजे भी दिखाती है। अगर हम 2021 के विधानसभा चुनाव को देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कुल 294 सीटों में से 50 सीटों पर महिला उम्मीदवारों पर दांव खेला था। ये भारतीय राजनीति के लिहाज से बहुत बड़ा कदम था और इन 50 में से 35 महिलाओं ने शानदार जीत के साथ विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ी थी। यह आंकड़ा बताता है कि राज्य का वोटर महिला चेहरों पर कितना भरोसा करता है। चुनाव जीतना एक बात है, मगर सत्ता के केंद्र में अहम फैसले लेना दूसरी बात। तो ऐसा देखा गया है कि यहाँ महिलाओं को केवल विधायक की कुर्सी तक सीमित नहीं रखा गया, उन्हें अहम फैसले लेने की ताकत भी दी गई ताकि वो राज्य की दिशा तय करने में अपनी भूमिका निभा सकें। ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में महिलाओं के पास ऐसे मंत्रालय हैं जो अमूमन पुरुष नेताओं का गढ़ माने जाते हैं। डॉक्टर शशि पांजा का नाम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो पश्चिम बंगाल सरकार में उद्योग और वाणिज्य जैसे भारी भरकम विभाग की मंत्री हैं। राज्य में नया निवेश लाना हो या औद्योगिक नीतियां बनानी हो, इसका पूरा जिम्मा उनके कंधों पर है। इसी तरह चंद्रिमा भट्टाचार्य राज्य के वित्त राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की कमान संभाल रही हैं। राज्य का बजट पेश करने से लेकर आर्थिक पहिए को रफ्तार देने तक उनकी भूमिका होती है। यह महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि बहुत सोची समझी राजनीतिक चाल है। लक्ष्मी भंडार जैसी महिला केंद्रित योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने में इन महिला विधायकों और मंत्रियों ने जी जान लगा दी। इसी जमीनी पकड़ और सरकार में महिलाओं के शानदार काम ने पार्टी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। इसी भरोसे की बुनियाद पर 2026 के महासंग्राम की कहानी लिखी गई है। टीएमसी ने इस बार भी अपनी उसी पुरानी और परखी हुई रणनीति पर सबसे बड़ा दांव खेला है। इस बार के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कुल 52 महिला उम्मीदवारों की मजबूत फौज मैदान में उतारी है। यह कदम दिखाता है कि पार्टी अपनी महिला नेताओं की चुनाव जीतने की क्षमता पर कितना यकीन रखती है। इस फौज का नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं।
इस बार भवानीपुर सीट का मुकाबला किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। ममता बनर्जी के सामने बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी ताल ठोक रहे हैं। नंदीग्राम के ऐतिहासिक मुकाबले के बाद ये दोनों दिग्गज राजनेता एक बार फिर भवानीपुर के मैदान में आमने सामने खड़े हैं। इस हाई प्रोफाइल सीट पर पूरे देश के मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों की नजरें टिकी हुई हैं। भवानीपुर के वीआईपी किले से बाहर निकलकर अगर हम राज्य के बाकी हिस्सों को देखें तो कई जाने पहचाने चेहरों ने अपनी सीटों पर पसीना बहाया है। दमदम उत्तर से चंद्रिमा भट्टाचार्य और श्यामपुकुर से डॉक्टर शशि पांजा एक बार फिर चुनावी मैदान में है। सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम किए हैं, अब जनता की अदालत में उसी काम का इम्तिहान होने वाला है। इनके अलावा राजारहाट गोपालपुर से अदिति मुंशी और सुनारपुर दक्षिण से अरुंधति मोइत्रा पूरी ताकत से चुनाव लड़ी। पार्टी ने केवल मशहूर चेहरों को ही टिकट नहीं दिया, कई ऐसी जमीनी कार्यकर्ताओं को भी आगे किया गया है जो सालों से लोगों के बीच रहकर काम कर रही हैं। सुनारपुर उत्तर से फिरदौसी बेगम, बेहाला पश्चिम से रत्ना चैटर्जी और मानिकतला से श्रेया पांडे जैसे नाम इसी जमीनी पकड़ का सबूत है। अब अगर हम इस पूरी राजनीतिक कहानी का निष्कर्ष निकालें तो तस्वीर एकदम पारदर्शी है। राजनीति का सफर कभी बिना हिचकोलों के पूरा नहीं होता और विवाद तो राजनेताओं की परछाई होते हैं। महुआ मोइत्रा के महंगे बैग के इर्द गिर्द बुने गए विवादों से लेकर सायुनी घोष के तीखे बयानों तक तृणमूल की इन महिला नेताओं ने हर तरह के आरोपों का डटकर सामना किया है। इन तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद टीएमसी ने राजनीति के सबसे मुश्किल अखाड़े में एक बात पूरी प्रामाणिकता के साथ साबित कर दी है। महिला सशक्तिकरण उनके लिए चुनाव के वक्त दिया जाने वाला कोई खोखला नारा नहीं है। ये उनकी वो अचूक और सबसे मजबूत रणनीति है जिसके दम पर वो चुनाव जीतते हैं और सत्ता संभालते हैं। महिलाओं को आगे रखना, उन पर भरोसा करना और उन्हें फैसले लेने की ताकत देना उनका सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। और यही बंगाल में नारी शक्ति की असली कहानी है। तो बंगाल की इस नारी शक्ति पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर भेजें। और आपको क्या लगता है इन 52 महिलाओं में से कितनी महिलाएं जीतकर बंगाल के विधानसभा में इस बार पहुंचने वाली हैं?